ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा से जो जंगी तनाव है वो नेक्स्ट लेवल पे है। उसी के सबब पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो भी ऊपर जा रही हैं। तेल की कीमतों का ऊपर जाना एक छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि पूरे यूरोप की इकॉनमी, पूरे पाकिस्तान, बाकी मुल्कों की इकॉनमी सिर्फ इस तेल की कीमतों में जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से बैठना शुरू हो जाती है। और बेशतर ममालिक पहले ही अफरात ज़र की वजह से, लो GDP ग्रोथ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं और इसके सबब उस मसले में मज़ीद इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान ने इस सारे क्राइसिस में बहुत एक की फिगर के तौर पर एक सेंट्रल लीडिंग रोल प्ले किया है। जो एक डायरेक्शन सेट करनी होती है ना, पाकिस्तान ने वो काम किया। लेकिन शायद अब मामला उससे आगे चला गया। किसी को ये तवक्को तो होगी नहीं कि बहुत अच्छे बच्चों की तरह ट्रंप और ईरान वाले बैठेंगे, IRGC वाले, और सारी चीज़ें एक ही मेज़ पे तय हो जाएंगी। नहीं होगा। कई महीने ये तनाव ऐसे ही बरकरार रहेगा जब तक इनका कोई फॉर्मली एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता। ये हल्की फुल्की तो जो मौसीकी थी वो तो चलनी थी, लेकिन जितनी शिद्दत उसमें आ गई है उसमें एक ही बंदा बेनिफिशियरी है, उसका नाम नेतन्याहू है। उसके अलावा दुनिया में कोई और इसका बंदा बेनिफिशियरी नहीं है। तो हमें इस सारी चीज़ को संभालने के लिए कुछ स्ट्रेटेजाइज़ करना पड़ेगा, मुस्लिम ममालिक को कुछ स्ट्रेटेजाइज़ करना पड़ेगा। और शायद ये काम भी पाकिस्तान ही बेहतर पोजीशन में करने के लिए। पाकिस्तान को टर्की, सऊदी अरेबिया और कतर को इंगेज करके इस पूरे मैकेनिज़्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। पहले जो डिप्लोमेसी हो रही थी कि कभी फील्ड मार्शल चले गए, जाके तेहरान बैठ गए, कभी सऊदी अरब से हमने बात की है, कभी प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है, कभी सागदार साहब ने कॉल की है। तो शायद इस चीज़ को, इस प्रोसेस को पूरे को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेना चाहिए ताकि इस मसले को आइंदा आने वाले महीनों में कैसे संभालना है उसके ऊपर बातचीत हो सके। और उसका शायद इससे बेहतर फोरम नहीं होगा कि इस्लामाबाद एक फॉरेन मिनिस्टर्स को कन्वीन कर ले, टर्की से बुला ले, सऊदी अरब से बुला ले, कतर से बुला ले, और ईरान वालों को भी दावत दें और यहाँ बैठ के आपस में डिस्कस भी करें। कुछ ट्रस्ट डेफिसिट ईरान के हवाले से अरब ममालिक में, उसके ऊपर बात हो जाए और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी, इतमाद साजी बहाल होगी तो आगे बढ़ने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सूरत हाल है। हम दुनिया में तो अमन की कोशिश कर रहे हैं और वो काबिल सताइश है, लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके हवाले से हमारे पास हिकमत अमली की बहुत कमी नज़र आती है। इसका सिर्फ एक हिस्सा काइनेटिक है जो फौजी ऑपरेशन से या बंदूक के ज़ोर पर ठीक कर सके, सिर्फ एक छोटा हिस्सा, टाइनी पार्ट। बाकी 99% दूसरे हिस्से हैं जिसके ऊपर हम पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक की तारीख में उसके ऊपर अमल करने से कासर है। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की वहाँ बहुत कमी है, वहाँ क्या पूरे पाकिस्तान में कमी है। तो उसी के सबब आइंदा क्या मसाइल को हल करने का तरीका होना चाहिए, लोगों को कैसे एम्ब्रेस करना है, जो ट्रस्ट डेफिसिट लोगों के दरमियान में पोलराइजेशन है उसको कैसे ब्रिज करना है, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने हैं आपने, गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशन है, पुलिस का महकमा है, जुडिशरी है, वो कैसे ठीक करना है। हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं है। हमारा तरीकाकार क्या है, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो कराची में एक हाई राइज बिल्डिंग है, गलत है, गिरा दो। उसने कहा था मोनाल रेस्टोरेंट गलत है, गिरा दो। अदालत ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गलत था। तो हम इस तरह की जुडिशरी के साथ पाकिस्तान को लेकर आगे नहीं चला सकते। आपको अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो इन इदारों की कोई वकार, कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इनके कहे का वज़न होना चाहिए और इनको सिर्फ वही कुछ कहना चाहिए जो कानून के अंदर और जो आइन के अंदर लिखा हुआ है। किसी बाबा रहमते को जाके कहीं वो जो किसी फैक्ट्री की वेस्ट चेक करनी है वो उसका इख्तियार नहीं होना चाहिए। किसी बंदयाल साहब को आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिफाइन करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। किसी काजी फायज ईसा को, एक पोलिटिकल पार्टी को ही इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जितना अनडेमोक्रेटिक और गैर आइनी फैसला काजी फायज ईसा साहब का और पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने वाला फैसला उनका है, शायद तारीख़ में वो जो इनके वाले साहब का जो रोल था उसको मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा बहुत उम्र तक वजाहत करते रहेंगे कि उन्होंने ये फैसले कैसे किए थे, बल्ले का निशान छीनना और एक पूरे प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को उसमें हो जाने देना और उसके बाद कहना कि मैंने तो बल्ले का निशान छीना ही नहीं था। तो लेट्स होप कि हम बेहतर तरीके से इस पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ने के लिए कुछ दानाई और हिकमत अमली का मुजाहरा करें। और जिस ऑफिस का जिसने हल्फ उठाया है, काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया था, किसी ने और प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस का हल्फ उठाया और उस हल्फ की वो पासदारी करे। वो अल्लाह को भी जवाब देना है और उस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कुछ चीज़ें सामने रख लें तो मामला आसान हो जाएंगे।